नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 16 to 20 विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड CA वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसमें हम आपको पता है इसमें हम क्वेश्चन के सहारे उस चैप्टर की फुल क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को चाहे जितना ट्विस्ट करें, अगर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसी को ध्यान में रख करके हम क्वेश्चन के सहारे उस चैप्टर को एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ये वो क्वेश्चन पेपर है जिसका एग्जाम 26 अगस्त 2023 को यूपीएससी द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में हिंदी में होता है इंग्लिश, राइट साइड में इंग्लिश में होता है। 150 मार्क्स का टोटल है। 2 आवर्स 2 घंटे का है, 120 मिनट का है, 120 क्वेश्चन है और देयर इज प्रोविजन फॉर पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, इसलिए सतर्क रह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस सेशन का जो है क्वेश्चन नंबर 16 है। इन इंडिया फ्रॉम 2006 द डे 21st अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द करंट अफेयर का है। इंपॉर्टेंट डेज को भी हमें याद करना है, लर्न करना है। एक क्वेश्चन हर साल हर बार देखा जाए, एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट डेज से। 21 अप्रैल को 2006 से किसी स्पेसिफिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेशनल साइंस डे, नेशनल उज्ज्वला डे, नेशनल पंचायती राज डे, इंडियन सिविल सर्विसेज डे। And the correct answer is D, Indian Civil Service Day. जी हाँ, Government of India observes 21st April every year as Civil Services Day. क्यों? This is the occasion for the civil servants to rededicate themselves to the cause of citizens and renew their commitment to public service and excellent work. The first such function was held in Vigyan Bhavan on 21st April 2006. 2006 से 21st अप्रैल 2006 से 21st अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये वो दिन है जिस दिन सिविल सर्विसेज कैडर वाले लोग they rededicate themselves, they renew their commitment to public service and excellence in work. The reason for the date is because, अब प्रश्न ये उठता है कि सिविल सर्विसेज डे जो है 21 अप्रैल को ही क्यों सेलिब्रेट करना शुरू किया गया? ऐसी क्या विशेषता है 21 अप्रैल से रिलेटेड? हुआ यूं कि 21 अप्रैल 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल एड्रेस्ड द फर्स्ट बैच ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन independent India at the Metcalfe House. He referred to the civil servants as the steel frame of India in his inspiring speech. In the national capital, the excellence shown by the civil servants is rewarded by the Prime Minister of India. A medal, scroll and cash amount of ₹1 lakh is given out to individuals. In case of groups, the total award money is 5 lakh, subject to a maximum of ₹1 lakh per person. For an organization, the cash amount is limited to 5 lakh. क्या है ये? 21 अप्रैल
एवरी ईयर 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इस देश के उप प्रधानमंत्री थे, जो इस देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने 21 अप्रैल को ही सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस किया था। किस लिए? टू रिन्यू देयर कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस एंड एक्सेलेंस इन वर्क। तो उस डेट को कमेमोरेट करने के लिए 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन में जो साल भर में अच्छे कार्य किए हैं सिविल सर्वेंट, उनको कैश अवार्ड भी दिया जाता है। इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल 1 लाख रुपीस, और अगर किसी ग्रुप चाहे ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया जाता है तो मैक्सिमम 5 लाख रुपीस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किसान सम्मान निधि स्कीम। अभी हाल ही में उसका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट था वो रिलीज किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। सो इस शब्द से लगभग सभी लोग परिचित हैं। द किसान सम्मान निधि स्कीम एम्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट income support to farmers who own cultivable land up to an extent of। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसान सम्मान निधि स्कीम जो है, एलिजिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। हु इज एलिजिबल एंड हु इज नॉट एलिजिबल। जिसको 1 हेक्टेयर जमीन हो, जिसको 2 हेक्टेयर जमीन हो, जिसको 5 हेक्टेयर जमीन हो, जिसको 10 हेक्टेयर लैंड हो, कल्टिवेबल लैंड की बात हो रही है। तो इनमें से कोई लिमिट फिक्स की गई है। अगर उससे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी, उससे कम है तो मिलेगी। ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में कंडीशन डाला गया है। इस क्वेश्चन को एनालाइज किया गया। एनालाइज करने के बाद से यूपीएससी इस नतीजे पे पहुंची कि ये क्वेश्चन तो ठीक है, आंसर सही नहीं है। जितने भी आंसर हैं इनमें से कोई भी आंसर इस क्वेश्चन का सटीक आंसर नहीं है। इसलिए यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने से क्या फायदा होता है? जब क्वेश्चन विड्रॉ हो जाएगा, जब इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो कैंडिडेट, किसी ने ए डाला होगा, किसी ने बी डाला होगा, किसी ने सी डाला होगा, किसी ने डी डाला होगा, सबके गलत हो गए ना, तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जब क्वेश्चन विड्रॉ कर लेंगे तो निगेटिव मार्किंग कैंसिल, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 का जो पॉजिटिव मार्किंग है वो 0 हो गया। तो जब पॉजिटिव मार्किंग 0 हो गया तो निगेटिव मार्किंग उसका 1/3 होगा, 0 ही होगा। सो विड्रॉ क्वेश्चन जब कंफ्यूज्ड क्वेश्चन जो होते हैं, उस क्वेश्चन को जब यूपीएससी विड्रॉ कर लेती है तो उस क्वेश्चन को नेगेटिव मार्क से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें किसान सम्मान निधि से रिलेटेड जितनी भी एलिजिबिलिटी दी गई है, ये किसमें से कोई भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है जी? तो सत्य जानने के लिए हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फीचर्स को समझना पड़ेगा। क्या है ये? एक इनकम सपोर्ट है। The key features of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana is the provision of minimum income support to farmers. So पहला जो इसका फीचर वो ये है कि ये जो फार्मर्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, जो किसान हैं, उनके लिए एक ये इनकम सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट साहब? एलिजिबल फार्मर्स फैमिली रिसीव्स ₹6,000 एनुअली। प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की राशि किसान के परिवार को दिया जाता है। एट ए टाइम दिया जाता है क्या? नहीं जी, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एवरी 4 मंथ। हर 4 महीने पर 3 बार डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2-2 हज़ार रुपये हर 4 महीने पर। साल में
हर 4 महीने पर, हर चौथे महीने पर 2-2 हजार रुपये किसान के परिवार को दिया जाता है। इस तरीके से पूरे वर्ष में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को कल्टीवेबल लैंड के लिए दिया जाता है। यूसेज फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसमें? देयर आर नो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन ऑन हाउ बेनिफिशियरी कैन यूटिलाइज द अमाउंट रिसीव्ड अंडर द स्कीम। क्या होता था, पहले की जो स्कीम आते थे वो बोलते थे हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं यूरिया खरीदने के लिए, 500 रुपया यूरिया खरीदने के लिए दे रहे हैं, 500 रुपया हम सिंचाई के लिए दे रहे हैं, 500 रुपया हम बीज के लिए दे रहे हैं, 500 रुपया हम जोताई के लिए दे रहे हैं, ऐसे करके होता था। कई जगहों पर वो बिल दिखाना पड़ता था और तब जो बिचौलियों का जो बाजार चलता था कहा नहीं जा सकता, किसान तक पहुंचते पहुंचते 58-54 में वो हो जाता था। गवर्नमेंट इस चीज को भली भांति जानती थी, इसलिए इसको किसी भी प्रकार के बिल से, रीइंबर्समेंट से नहीं अटैच किया गया। इट्स फ्री, हमने आपको पैसे दे दिए, आप उससे सीड्स खरीदिए, आप उससे सिंचाई कराइए, आप उससे जुताई कराइए, आप उससे खाद खरीदिए, आप उससे टी शर्ट खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मनी हमने आपके संरक्षण के लिए दे दिया, हमने ये आपके इनकम सपोर्ट के लिए दे दिया, उसको यूज कीजिए। सो दे आर फ्री टू यूज इट फॉर वेरियस पर्पसेस एज पर देयर नीड्स। फंडिंग, द एंटायर फंडिंग फॉर द PMKSNY स्कीम कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो पूरा का पूरा जो 6,000 रुपया पर किसान के घर में मिल रहा है, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। इसमें 1 रुपया भी स्टेट का नहीं है कंट्रीब्यूशन, पूरा का पूरा फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इनिशियली क्या है? इनिशियली ए रिजर्व ऑफ 75,000 करोड़ रुपीस। जी हाँ, इनिशियली 75,000 crore rupees per year was allocated for this initiatives with direct transfer made to beneficiary bank account via DBT, direct benefit transfer। सो इसमें सीधे के सीधे एक क्लिक किया जाता है दिल्ली से बैठे बैठे, और जितने किसान को पाना चाहिए, जो एलिजिबल किसान है, उस एलिजिबल किसान को उनके अकाउंट में इंस्टेंटली बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी कट मनी की इसमें व्यवस्था नहीं है। सीधे के सीधे मनी डायरेक्टली उस किसान के बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार उसमें से विड्रॉ करके और जो जी चाहे, काजू कतली खाना है खा लीजिए, गवर्नमेंट ये नहीं पूछेगी किस लिए दिया गया। आइडेंटिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिस किसान को हम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ये पैसे दे रहे हैं, whether he is eligible or not, इस जिम्मेदारी किसकी होगी? सो आइडेंटिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। देखा आपने, पैसे सेंट्रल दे रही है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द किसान, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी। राज्य सरकार ये तय करे कि उनके अंडर कौन लोग हैं जिनको ये मिलना चाहिए। अर्थात अगर राज्य सरकार सपोर्ट करती है तो सारे किसान को मिलेंगे, और अगर राज्य सरकार किसान विमुखी है, राज्य सरकार कुछ और मोटिव लेकर बैठी है, तो सुनने में तो आता है कि किसी किसी स्टेट में अभी भी किसान सम्मान निधि योजना शुरू नहीं हुई है, नहीं तो बड़ी लेट से शुरू हुई। सेंट्रल के पैसे आ रहे हैं, किसान के लिए आ रहे हैं, बाधा क्यों बन रहे हैं भाई? दिया कीजिए। This government determines which farmer families qualify for the scheme। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस फार्मर को किसान सम्मान निधि योजना से फंड मिलना चाहिए, किस किसान को नहीं मिलना चाहिए। With the definition specifying that a family consists of a
हस्बैंड। फैमिली में कौन कौन आएंगे जी? ऐसा नहीं कि फैमिली में 4 आदमी सबको मिल जाए, नहीं जी, एक फैमिली को दिया जाएगा। फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ, माइनर चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। बड़े बच्चे हैं उनका अलग व्यवस्था हो जाएगा, राइट। सो अब प्रश्न ये उठता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है 75,000 करोड़ रुपीस, इसके लिए इनिशियल अलॉटमेंट एलोकेशन था, पर ईयर 6,000 रुपीस बैंक अकाउंट में सीधे हर चौथे महीने में किसान के खाते में पहुंच जाते हैं। अच्छी बात है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? प्रश्न तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या का ही है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फीचर ऑफ दिस गवर्नमेंट स्कीम इज इट्स eligibility criteria. Farmers family that qualify this criteria can benefit from this scheme. So क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है? Small and marginal farmers are eligible for PMKSNY. कौन कौन? Small and marginal. Farmers family that hold cultivable land can apply for the benefits of this plan. जिनके पास जोत की जमीन है, खेती करने योग्य जमीन है, उन्हीं को ये प्राप्त होगा। कितना खेती है नहीं लिखा है। अब बेनिफिशियरी शुड बी एन इंडियन सिटीजन। निश्चित रूप से भारत सरकार की ये योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, किसानों के लिए योजना है, तो किसान हैज टू बी इंडियन सिटीजन ना। नॉन सिटीजन के लिए ये स्कीम नहीं है। अलोंग साइड दिस, farmers from both rural or urban region can be enlisted under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana. However, its guidelines also exclude certain categories of individuals from its beneficiary list. तो जिस तरीके से ये एलिजिबिलिटी बताई जा रही है उसके अनुसार तो लगता है कि भारत के सभी नागरिक इसके लिए एलिजिबल है। तो क्या भारत के सभी नागरिक को मिलेगा? कुछ एक्सेप्शन है जी। क्या क्या एक्सेप्शन है? इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, ये जो है इंडिविजुअल फैमिली के लिए, किसान फैमिली के लिए, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स के लिए नहीं है। और फार्मर्स फैमिली बिलोंगिंग टू वन और मोर ऑफ द, कुछ और कैटेगरी फार्मर की फैमिली की है। कौन कौन है? प्रेजेंट एंड फॉर्मर होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगर कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, यूपीएससी में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, सीएजी हो, एजी हो, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की जरूरत नहीं है, नहीं मिलेगी। फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर को नहीं मिलेगा जी। प्रेजेंट एंड फॉर्मर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा के जो एमपी, एमएलए जो होते हैं उनको भी नहीं मिलेगा। फॉर्मर एंड प्रेजेंट मेयर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनको भी नहीं मिलेगा। चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इनको भी नहीं मिलेगा। ऑल रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत हो, चाहे आप ऑफिसर हो, चाहे एम्प्लॉई हो, इन ऑल कंडीशन इफ यू आर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राइट। एवरी रिटायर्ड पेंशनर हैविंग ए मंथली पेंशन ऑफ 10,000, आपको पता ही है कि पेंशन स्कीम के अंतर्गत मिनिमम पेंशन 9,000 है। 9,000 पे कुछ डीए तो लगेगा ही। तो मिनिमम पेंशन जो इंडिया में आज के डेट में 12,000 30,000 होगा। अप्रोक्सीमेटली 50% तो डीए नजदीक आ ही गया है ना। सो 9,000 का 50% के अब 4,000 13,000, अप्रोक्सीमेटली 12,000 से ऊपर सबको पेंशन मिलता है। तो जिनको भी 10,000 से ज़्यादा पेंशन मिलता है रिटायर्ड पर्सन को, he is not eligible for PMKSNY, right? और every individual who has paid income tax in the last assessment year, जो टैक्स पे करते हैं उनको नहीं मिलेगा। जितने बवाली लोग हैं इंडिया में, जितने सो कॉल्ड आंदोलन जीवी लोग हैं इंडिया में,
दे आर हाई टैक्स पेयर्स, उनको किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से चवन्नी नहीं मिलने वाली है। कर लो जितना हल्ला करना है। और प्रोफेशनल्स लाइक इंजीनियर, आर्किटेक्ट, लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, रजिस्टर्ड विद प्रोफेशनल बॉडी, उनको भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब अगर आपने LLB किया है और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है, नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो मिलेगा। तो ये लोग जो हैं, आप ये देख सकते हैं, ये एग्जेम्प्टेड लोग हैं, इनको प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का फायदा नहीं मिलता है। ये लोग हैं, इनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिलता है, इनको नहीं मिलता है। राइट। आपका चैनल SCKG स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ज्ञान वर्धन जो है ज्ञान बांटने से होता है। कुछ ज्ञान हम बांट रहे हैं और कुछ ज्ञान शेयर करके आप बांटिए, एक दूसरे के सहभागी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum percentage of export value required for an industrial unit to be eligible for the export oriented unit status in India? So एक्सपोर्ट, कुछ कंपनी जैसी होती हैं जो 100% एक्सपोर्ट करती हैं, कुछ कंपनी होती है वो लिमिटेड वैल्यू के एक्सपोर्ट करती हैं, कुछ डोमेस्टिक में यूज कर लेती हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो जिस कंपनी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का टैग मिलना चाहिए, उसके नाम से जाना चाहिए, उसके लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है। 25%, 30%, 50% और 75%, एंड द आंसर इज 33%। Minimum 33% of the product should be exported, then only export oriented unit status will get. Right? Export oriented units have been defined under the foreign trade policy, FTP में define किया गया है as those units undertaking to export their entire products of goods and services. So export oriented units entire product और services को export कर रहे हैं for manufacture of goods including repair, remaking, reconditioning, re-engineering, retendering, rendering of services, development of software, agriculture including agro processing, aquaculture, animal husbandry, biotechnology, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry, sericulture, trading units are not covered under UOU. क्या समझे? जितने लोगों का हमने यहां पर नाम लिया, ये लिस्ट देख लीजिए। जितने लोगों को हमने नाम लिया, ये लोग एक्सेप्शन में डाले गए हैं। ये जो एक्सेप्ट यहां से शुरू हो रहा है, ये जो एक्सेप्ट वाले जो हैं, ये इस यूनिट में से एक्सेप्शन में है। राइट। सो प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेटिंग अप एन EOU? Only projects having a minimum investment of 1 crore. ध्यान रखेंगे, only projects having a minimum investment of 1 crore for 1 crore in plants and machinery shall be considered for establishment as EOU. However, this shall not apply to existing units in handicraft, agriculture, floriculture, aquaculture, animal husbandry, information technology, services, brass hardware, handmade jewelry. So इसमें क्या क्या है साहब? So पहला कंडीशन ये है कि only projects having a minimum investment of 1 crore in plant and machinery. ऐसा नहीं बिल्डिंग का नहीं कर जोड़ लेंगे, फर्नीचर का नहीं जोड़ लेंगे,
अपने स्टाफ का जो खर्चा है उसको नहीं जोड़ेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया है, उनको EOU में कंसीडर किया जाएगा। बट उसके एक्सेप्शन हमने आपको बता दिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कहां हुए थे? इंडिया में। सोचिए, तब तक आगे प्रश्न पढ़ते हैं। इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया हैज ए स्पेक्टेकुलर रन विद ए टोटल 61 मेडल्स, प्लेसिंग एट विच पोजीशन? सो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें भारत ने 61 मेडल्स के साथ इनमें से कौन सा स्थान प्राप्त किया? वाज इट थर्ड, वाज इट फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ? एंड जो करेंट अफेयर्स में अपने आप को अपडेट रखते हैं उनको पता है कि आंसर जो है फोर्थ रैंक है। इंडिया गॉट फोर्थ रैंक इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स with total 61 medals, that is including 22 gold, 16 silver and 23 bronze. India was placed at 4th rank, right? कहां हुआ था? 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहां हुआ था? स्पोर्ट्स का भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। इंडिया में हुआ था? नहीं हुआ था, इंडिया में तो नहीं हुआ था। चलिए ये देखिए कहाँ जगह लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, बर्मिंघम लिखा है, बर्मिंघम 2022.com। सो ये बर्मिंघम में हुआ था। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मेडल टैली, मेडल टैली देख लीजिए। टॉप पर ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड पोजीशन इंग्लैंड, थर्ड पोजीशन कनाडा एंड फोर्थ रैंक वाज बैग्ड बाय नन अदर देन आवर कंट्री इंडिया विद 61 मेडल्स कंसिस्टिंग ऑफ 22 गोल्ड मेडल्स, 16 सिल्वर मेडल्स एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल्स। सो इस टैली के साथ इंडिया फोर्थ पोजीशन पे थी। आप इसको देख लें, आपको ध्यान रहेगा। सो कहां हुआ था साहब? बर्मिंघम में। बर्मिंघम में 2022 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। कब से कब हुआ था? 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 के बीच में हुआ था। याद रहेगा? पक्का याद रहेगा। तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुआ था, ये तो याद रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम इसके बाद 4 साल बाद 2026 में कहां होगा, वो भी तो याद रखना है। सो 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो है वो स्टेट ऑफ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। कैसे याद करेंगे इसको? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो इस मेडल टैली में नंबर 1 पे आया है, जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 के मेडल टैली में नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, उसी ऑस्ट्रेलिया में 2026 कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहा है। पार्टिकुलर प्लेस स्टेट ऑफ विक्टोरिया। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा चैनल SCKG स्टडीज के अलावा SCKG 2.22 जिस पर SSO प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम के मटेरियल, डेप्यूटी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट के मटेरियल अवेलेबल है, RTI के मटेरियल अवेलेबल है। सो इनको भी आप विजिट करें। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। देखने में बड़ा डिफिकल्ट ये लगता है। एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आदमी कंफ्यूज रहता है। यहां पर 4 गवर्नमेंट स्कीम को एक क्वेश्चन में डाल दिया है। बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, हम तो गए सॉल्व करने के लिए, तो कलेक्ट करेंगे सर। स्वामित्व योजना क्या होती है, कुछ उसको
जोड़ना है। रैंप स्कीम क्या होती है, समर्थ योजना क्या होती है, और मनोदर्पण स्कीम क्या होता है। 4 स्कीम, 4 में से मिनिमम 3 स्कीम के बारे में अगर हमें पता होगा तब हम इसको आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं पता है, मुश्किल है, छोड़ देने में भलाई है। कभी कभी मन में प्रश्न ये भी उठता होगा कि मैं बोलता हूं डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ देने में भलाई है। अगर सारे डिफिकल्ट हो तो सारे छोड़ देंगे क्या? अगर सारे डिफिकल्ट हैं तो इसका मतलब कि हमारा प्रिपरेशन बहुत वीक है। अगर पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमने प्रिपरेशन को बहुत लाइटली लिया है। अगली बार अच्छे प्रिपरेशन के साथ हमें आना है, लेकिन गलती नहीं करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर 5 क्वेश्चन का आंसर आता है 5 ही क्वेश्चन करके आइए। 50 क्वेश्चन का आंसर आता है 50 करके आइए। 120 में से अगर 90 क्वेश्चन का आंसर सही आता है 90 करके आइए। गलत करके नहीं आना है। अगले बार के लिए अच्छे से तैयारी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इस बार किसी और का टर्न हो, अगली बार हमारा टर्न होगा। प्रयास करना जरूरी है। सफलता हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में है। और जो कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ और परसिवेरेंस के साथ जो मेहनत करेंगे, सफलता उनकी कदम चूमेगी। मान लीजिए ये बात। आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्वामित्व योजना। स्वामित्व सुनने में हिंदी शब्द है, सुनने में कैसा लग रहा है? स्वामित्व को इंग्लिश में ऑनरशिप, ऑनरशिप मान लीजिए। किसी वस्तु पर हमारा अधिकार ऑनरशिप कहलाता है। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी बाइक है, ये मेरी कार है ना? ऑनरशिप, स्वामित्व है ना? तो जो स्वामित्व है वो किसी न किसी ऑनरशिप से रिलेटेड है। आइए ट्राई करते हैं। इंप्रूविंग सेंटर स्टेट लिंकेज, कोई बनता ही नहीं है। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ऑनर्स विद इशुएंस ऑफ लीगल ऑनरशिप। ये सही है, ये सही है। यहां पर क्या है? स्वामित्व योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें जिस व्यक्ति के जो भी लैंड है उस लैंड का रिकॉर्ड रखा जाता है उसमें, और उनको स्वामित्व प्रदान किया जाता है। ये इसके स्वामी आप हैं। सो P का 2 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। रैंप स्कीम, आर वाला सोचते हैं। समर्थ योजना, ये दोनों तो देख लिए। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्कूल कॉलेज, और क्या है? टू प्रोवाइड 5 लाख सर्टिफाइड एंड ट्रेंड टायर मैकेनिक्स बाय। ये सही लग रहा है। समर्थ मतलब कैपेबल बनाना होता है। व्यक्ति को कैपेबल हम कब बनाएंगे, समर्थ कब बनाएंगे? जब उसको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद से एक 10th क्लास लड़के को ट्रेनिंग दे देंगे तो पार्टिकुलर काम में वो कैपेबल हो जाता है काम करने के लिए, वो समर्थ हो जाता है। मुझे लगता है कि आर्क से ये 4 जाएगा। आर जो है 4 में चला गया। मनोदर्पण स्कीम है। तो मनोदर्पण, मन का संबंध साइकोलॉजी से है। सो मुझे लग रहा है इसका 3 हो जाएगा। तो 1 बच गया तो रैंप का मन हो जाएगा। सो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, ये सही हो जाएगा। हाँ, ये सही हो जाएगा। लेकिन हमें पहले इसके स्कीम के बारे में जानना है। आइए स्कीम के बारे में जान लेते हैं। जो स्वामित्व स्कीम है, स्वामित्व स्कीम इज ए प्रॉपर्टी सर्वे प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। इंडिया में ऐसे ऐसे सिविल केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में जिसका न हेड है न टेल है। एक पार्टी कहती है मेरा जमीन है, दूसरी पार्टी कहती है ये मेरा प्रॉपर्टी है। दोनों को नहीं पता किसका है, कंफ्यूजन चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है।
और लॉ की दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि सिविल केस तब तक खत्म नहीं होती है जब तक वो क्रिमिनल में कन्वर्ट नहीं हो जाती। कहने का मतलब ये है कि हम जो अपना प्रोडक्टिव टाइम है वो अनप्रोडक्टिव प्लेस पे जाकर के लगाने के लिए उतारू हो चुके हैं। उससे दूरी बनाए रखना, उससे दूरी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया है। इट इज लॉन्च्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 24 अप्रैल 2020 as a central sector scheme to promote socio-economic empowerment and a more self-reliant in rural India. So इसमें जो लैंड है उसका सर्वे किया जाता है और सर्वे करके और जो उसके प्रॉपर ओनर है उनको उस सर्वे में उनका नाम दिया जाता है। मिनिस्ट्री कौन सी होगी? पंचायती राज। जो स्वामित्व स्कीम है दैट इज लॉन्च्ड बाय पंचायती राज। द रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस दैट इज रैम्प। सेकेंड जो था वो रैम्प के बारे में था ना। द रेजिंग, रैम्प का फुल फॉर्म रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। एमएसएमई तो आपको पता ही है। तो एमएसएमई के परफॉर्मेंस को रेज करने के लिए, एक्सिलरेट करने के लिए जो स्कीम बनाई गई है वो है रैम्प स्कीम। इट्स ए वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह असिस्ट किया गया दैट एम्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन इंडिया। सो एमएसएमई को क्या कहते हैं? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। रैंप का हो गया। तीसरा क्या है आपका? समर्थ। सो समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। हमने आपको बताया था समर्थ मतलब कैपेबल होता है। सो कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर इज एम्ड एट स्किलिंग द यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट इन टेक्सटाइल सेक्टर। इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ही रोजगार की संभावनाएं भी हैं और अत्यधिक लोग उस रोजगार में कार्यशील भी हैं, कुछ अनस्किल्ड के रूप में, कुछ स्किल्ड के रूप में। गवर्नमेंट का ये प्लान है कि समर्थ स्कीम के द्वारा हम जो अनट्रेंड लोग हैं इनको ट्रेंड करेंगे। ट्रेंड करने से क्या होगा? क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होगा। तो ये जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर आता है। It was an initiative of Ministry of Textile. The aim is to deliver amenable skill to youth to promote industrial efforts in organized textile. Right? तो 3 स्कीम हमने जान लिया। चौथा स्कीम मनोदर्पण। हमने मनोदर्पण को साइकोलॉजी से जोड़ा था सॉल्व करने के लिए। राइट? सो मनोदर्पण इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आप हेल्थ सोच रहे थे क्या? साइको जोड़ने से हेल्थ हो जाता है ना। हमारे मन के विकास के लिए एजुकेशन की भी आवश्यकता होती है। सो मनोदर्पण इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनका दिमाग ठीक ठाक रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, किसी के बहकावे में इधर उधर नहीं आना चाहिए और उनके माइंड को ट्रेन करने के लिए, साइकोलॉजिकली सपोर्ट देने के लिए मनोदर्पण स्कीम को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो इस तरीके से हमने ये चारों स्कीम के बारे में जान लिया। ये चारों स्कीम अपने आप में भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। स्वामित्व स्कीम कुछ ऑनरशिप से रिलेटेड हो गया। रैंप स्कीम जो है एमएसएमई एरिया को रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग करने के लिए हो गया। समर्थ स्कीम हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हो गया। और मनोदर्पण स्कीम जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट्स के लिए हो गया। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन, ये हमने दिखा दिया था। अब इसका आंसर देखते हैं। ये आंसर है ए आंसर है। ये पूरे 4 स्कीम का मैचिंग यहां पर है, आप मैचिंग कर लीजिएगा। ठीक है?
तो इस तरीके से हमने इस सेशन में भी कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया। क्वेश्चन के साथ साथ हम इसके चैप्टर को भी डिस्कस किए, जिससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो सके और आने वाले एग्जाम में अगर दूसरे तीसरे भी क्वेश्चन उस चैप्टर के आते हैं, उस चैप्टर के दूसरे तीसरे क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो उसको वी शुड बी एबल टू आंसर इट प्रॉपरली। हमारा उद्देश्य आपका सर्वांगीण विकास करना है। कुछ हम प्रयास करते हैं, कुछ स्टडी करके आप प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।